चलिए आपको क्रम बताते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स का। राजेश सतपुते जी और प्रशांत सावंत जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय से होगी एक खास चर्चा। तीसरी तिमाही नतीजे और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के सीएफओ गोपाल बालचंद्रन से होगी एक खास बातचीत। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एक बार ज़रा मार्केट के एक एनालिसिस के साथ। निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कल के हाई के आसपास ही, देखिए कल का हाई 23,372 के आसपास और वो ऑप्शन का जोन 23,350 से 23,400 वहाँ पर थोड़ा अटक रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 52,750 के पार बैंक निफ्टी अब निकलता हुआ और एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर 380 पॉइंट और ऐड करें इसने। आज निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार ज़रा, और उसमें आपको मैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंशियल इस एक चार्ट से समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों निफ्टी बैंक इतना आउट परफॉर्म कर रहा है। चारों टॉप कंट्रीब्यूटर बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और आप अगर कंट्रीब्यूटर्स डाउन साइड पर देखेंगे तो रिलायंस, इन्फोसिस, मारुति और सन फार्मा, नॉन बैंक्स बेसिकली। यहाँ पर अगर आप टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, सबसे ऊपर है आईसीआईसीआई प्रू, करीब करीब 5% ऊपर इस समय। इरिडा करीब करीब 5% ऊपर। एबीबी इंडिया चैनल पर पिक किया गया 3% ऊपर। बर्जर पेंट्स, एनसीसी, एनबीसीसी, हुडको, मैक्रोटेक डेवलपर्स, कल का बिग स्टॉक इंडसइंड बैंक, यहाँ पर तेज़ी। इंडियन बैंक, सीमेंस, ट्रेंड, ये सब स्टॉक्स ऊपरी साइड पर। नीचे महानगर गैस, आईजीएल और कुछ हद तक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज एंजल वन और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में। वीरू जी, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। क्या हुआ बाजार में, और निफ्टी अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। बहुत सारी बास्केट्स अच्छा कर रही हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, रचना वैद्य और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। बाकी इस पैनल में मौजूद राजेश सतपुते जी और प्रशांत सावंत जी यहाँ पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के मैम। जी गुड मॉर्निंग। मेरे इस वक्त के दो ट्रेड्स में एक रहेगा एशियन पेंट्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे। 2425 पे बैठा हुआ है ये। अच्छा खासा टाइट कंसोलिडेशन हो रखा है पिछले दो एक दिन से, एंड अगर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिला तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 2490। तो 2490 के टारगेट के साथ 2400 के एसएल के साथ फ्यूचर्स को हम एशियन पेंट्स पे लॉन्ग करेंगे। और दूसरा मेरा कॉल रहेगा दैट विल बी पॉलीकैब। पॉलीकैब के भी फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 5340 के करीब बैठा हुआ है। ये अगर 5280 होल्ड करेगा एज अ स्टॉप लॉस, तो हमें इसमें अपसाइड पे 5450 एंड 5500 तक के टारगेट ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज देखने को मिल सकते हैं। ओके, पॉलीकैब 955 पे हमने एक पिक किया था। अब रचना जी ने इसको वैलिडेट किया। 50-60 रुपए का मूव वहाँ से स्क्रीन पर आ चुका है। आज मार्केट आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्क्रीन पर मौके दे रही है, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और वो ट्रेड देखिए हमने 5275 पर था तब, वहाँ से पिक किया था। 50 रुपये का मूव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रचना जी को लग रहा है यहाँ से भी तेज़ी बढ़ेगी। प्रशांत जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। तो अनुज, जैसे मैंने कहा था, मैं काफी बुलिश हूँ एफएमसीजी पे। तो मेरा फर्स्ट पिक वहीं से होगा, वो होगा कोलगेट। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2510 स्पॉट के नीचे, बिलो 2510 सॉरी। यहाँ से टारगेट होगा 2300 से लेके 2340, 2340 तक का। और नेक्स्ट पिक होगा मुझे हिंद पेट्रो में जो डिप आई है एचपीसीएल में, वो अच्छी लग रही है। यहाँ में स्टॉप लॉस 370 के आसपास 370 पे रख के 395, 395 ये टारगेट देख रहा हूँ। ओके, एचपीसीएल यहाँ पे हो गया 380 पे आपका एक बाय कॉल। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी है। रुचित गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो सेक्टर्स है कि जहाँ पे तेज़ी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है रिसेंट वॉलेटिलिटी में। एक तो है बैंकिंग, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज, और सेकंड है डिफेंस। तो मेरे जो दो स्टॉक पिक्स है वो इन्हीं सेक्टर्स में से है। पहला पिक रहेगा एक्सिस बैंक, जहाँ पे हमने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी ये स्टॉक में फॉर्म होते हुए देखा है। और क्योंकि एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर भी रहा है कंपेयर टू सम अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक वो कैचअप मूव नो नियर टर्म में रह सकता है। 1110 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह है 1170 के टारगेट्स के लिए। और एचएएल रहेगा डिफेंस में, जहाँ पे कंसिस्टेंट हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। जैसे सो यहाँ पे एचएएल में भी खरीदारी की सलाह है 4170 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 4350 के टारगेट्स के लिए।
ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए आपकी हाँ दो पिक्स इस समय की। अनुज जी देखिए, पहला पिक रहेगा डिलीवरी। दोनों बाय साइड के ट्रेड होंगे। सो डिलीवरी का अगर आप चार्ट देखें तो आप एक इंपॉर्टेंट 10-20 डीएमए का क्लस्टर होल्ड किए हुए हैं और ये हमारा मोमेंटम तो है। तो डिलीवरी हम बाय करेंगे, 255 का स्टॉप लॉस रहेगा, 275 280 का टारगेट होगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा एचयूएल पे, एफएमसीजी पे थोड़ा ध्यान रखें। एचयूएल इज अ बाय, 2330 का स्टॉप लॉस और 2420 से लेके 2450 आई थिंक ये इसका टारगेट होगा। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हुए। एक काम करते हैं, एक दो स्पॉटिंग और कर लेते हैं। राजेश जी, अभी अभी जैसे ही यहाँ पे जिक्र हुआ, रुचित जी ने एचएल का जिक्र किया, मैं बीएल को देखा था एट 294.85 डे हाई पर, सारे एवरेजेस के ऊपर। जरा प्लीज़ एक बार बीएल का भी ओआई रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता हुआ यहाँ पर। ये देखिए 1.5% इस वक्त ऊपर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे क्या व्यू है आपका? क्या ये अपने आप को 300 के लिए या फिर 305 के लिए प्रिपेयर कर रहा है? शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। नहीं जी देखिए, अगर बीएल का चार्ट देखें तो इसमें 292 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये कल का स्विंग का हाई था। तो 292 के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग होना चाहिए। कहां तक जाएगा तो आपने बिल्कुल सही कहा, 305 से 308 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। 292 के ऊपर बीएल बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 290 का, स्टॉप लॉस भी छोटा ही है। हम्म, बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय एक ट्रेड बीएल पर आती हुई। मीनवाइल एक तो ट्रेड्स और पिक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में इस समय मोमेंटम अच्छा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। हमने बर्जर पेंट्स की बात की थी और एक बार उसका चार्ट देखिए, अब जरा स्क्रीन पर आएगा। बर्जर पेंट्स अब शानदार मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर, करीब करीब 3.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक सुबह नहीं चला। आई थिंक हुआ क्या होगा, जो लोग कल पोजीशन लेकर गए होंगे, मार्केट ने पहले उन्हें फ्रस्ट्रेट करा होगा और उनके निकलने के बाद स्टॉक चला और अब डे हाई पर आ गए 758 पर। एक खबर अच्छी थी तो चलना तो था स्टॉक को। शुरू में 5 मिनट नहीं चला क्योंकि थोड़ा सा लोगों को बाहर निकालना था, उसके बाद चला। और ऑब्वियसली वो पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन एक और स्टॉक जो एक अब थोड़ा सा ब्रेकआउट के साइन दिखा रहा है वो है एक्सिस बैंक का। अब तक हमने एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई की बात की है। एक्सिस में अभी भी शायद एक थोड़ी सी जगह बन रही हो। एक प्रशांत जी, इस पर एक व्यू हो जाए एक्सिस बैंक पर फटाफट। अनुज जी, ब्रेकआउट पे डेफिनेटली है और मुझे लग रहा है कि दो तरीकों से ट्रेड किया जाता है। एक तो डिप के लिए वेट करना या करंट लेवल पे कोई लेना चाहे 1120 1120 स्टॉप लॉस रख दीजिए। ये सस्टेन करे तो आपको 1165 1170 के लेवल नजर आ सकते हैं। रुचित ने भी ट्रेड दिया था इसके ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम इस समय अच्छा बन रहा है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक और स्टॉक जो बहुत शानदार मोमेंटम में है पिछले 3-4 दिन से, आई डोंट नो आप उसको चेस कर सकते हैं नहीं। हमने बात की थी पेटीएम की 800 के ऊपर, तब 800 का लेवल था 860। अब पेटीएम पर रचना जी कोई ट्रेड बैठेगी क्या पेटीएम पर? जी मेरे हिसाब से पेटीएम को चेस कर सकते हैं अभी भी। और यहाँ पे स्पेस जो अवेलेबल है शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए, उसमें अभी 15 रुपए बाकी है, जो इस काउंटर को 875 तक लेके जा सकता है फ्रॉम 1 और 2 डेज ऑफ पर्सपेक्टिव। और जो लोग पोजीशन होल्डर्स है, 1-2 हफ्ते, 1 महीने के लिए होल्ड करने को रेडी है, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब तक 800 के ऊपर रहेगा तो देयर आर चांसेस कि ये काउंटर आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हमें 900 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। ओके, पेटीएम में होल्ड लॉन्ग, ये हो गई रचना जी की इस समय की ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये माना जाए कि अब मार्केट एक व्यू ले रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करिए और बैंक्स लीड कर रहे हैं मार्केट को? क्या ये अप्रोच यहाँ से अब आगे भी काम करेगी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करिए और बैंक्स में लीडरशिप रहे? ये पॉसिबल है क्या? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक क्लियरली वही एक व्यू बनते आ रहा है और लगता है कि जो इम्पैक्ट रहेगा जो भी टैरिफ वॉर का आगे भी जाके, उसमें रिलेटिवली जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वहाँ पे काफी रेजिलियंस देखने को मिलेगा और इम्पैक्ट भी इतना कुछ खास नहीं होगा अर्निंग्स पे। तो वहीं पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और काफी सारे ऐसे डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप एक अच्छा खासा वैल्यूएशन लेवल पे भी आप आके पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली लार्ज बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। काफी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ इसी वैल्यूएशन लेवल पे, तो एक अच्छा सेक्टर एक्सपोजर बन सकता है। बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस या एक्सपोर्ट्स का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता है।
जैसे कि सीमेंट, टेलीकॉम, पावर सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको एक तरफ से रेजिलिएंट अर्निंग्स मिलेगा, और जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो चुके हैं पिछले 6 महीने का जो करेक्शंस में, तो वहाँ पे जरूर एक एक्सपोजर बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक और सवाल, अब ये जो टैरिफ वॉर से जो अनसर्टेनिटी की शुरुआत हुई थी, ट्रम्प फैक्टर जो था, क्या अब मार्केट अब उसको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करेगा, या क्या ये अभी भी एक मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर रहेगा? नहीं, एक रिस्क फैक्टर तो अभी भी है, क्योंकि जो हुआ है अभी एक टेम्पररी रिलीफ बोल सकते हैं। अभी भी फाइनल क्या आने वाला है और रिलेटिवली किस देश पे कितना आने वाला है वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अच्छे से अगर नेगोशिएट हो जाता है बायलैटरल डील्स तो बेनिफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो शायद ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, क्योंकि ये सब टैरिफ वॉर में यही तो उभर के आ रहा है कि यूएस और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफी कुछ बिगड़ चुका है, और यूएस का पूरा फोकस चाइनीज इंपोर्ट्स पे ही लग रहा है आज के दिन में। अगर उनको दूसरे कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेस डेवलप करने हैं, ऑल्टरनेट रीजन्स डेवलप करने हैं इंपोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी का विंडो इंडिया के लिए खुल सकता है। और जैसे हमारे बायलैटरल नेगोशिएशंस हो गए उसके ऊपर काफी निर्भर करता है, लेकिन जरूर एक होप तो बना हुआ है कि शायद आगे जाके हमारे लिए थोड़ा एक्सपोर्ट्स में इससे फायदा होगा। हर्षा जी, ऐसे में ही ये मैं सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में क्या थोड़ा सा अपने आप को कैपिटलाइज करना चाहिए, थोड़ा रिस्क बढ़ाना मतलब लेना चाहिए इस वक्त इस स्पेस में, थोड़ा अपना एलोकेशन बढ़ाएं इस स्पेस में? क्या क्या व्यू रखते हैं आप ये, जिस एडवांटेज की आप बात कर रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए वीरेंद्र जी, कोई भी पोर्टफोलियो एक्सट्रीम पोजीशनिंग करने से उसमें ज्यादा रिस्क होता है, तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना चाहिए। जरूर जो टिल्ट है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे होना चाहिए, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स का या टैरिफ का इतना ज्यादा शायद डिपेंडेंसी ना हो। लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि पूरे एक्सपोर्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, या पूरे कंपनीज जहाँ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन भी काफी कुछ हो चुका है। अगर नेगोशिएशंस में इतना कुछ नेगेटिव नहीं निकल के आता है और ठीक ठाक माहौल बनता है, तो वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे काफी कुछ है जो कंप्लीटली डोमेस्टिक है या रिलेटिवली डोमेस्टिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और इसमें तो यूएस एक्सपोर्ट्स का ही एक तरफ से ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बाकी का इतना सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट तो अभी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, शायद एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है कुछ कंपनी उसके लिए। जरूर एक्सपोर्ट्स का भी एक पोजीशनिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन टिल्ट जो है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे रखना बेहतर है। अच्छा हर्षा जी, जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया आपने रेट सेंसिटिव्स को लेकर, कैसे अप्रोच करें, एलोकेशन क्या रखें? आई मीन बैंक्स, एनबीएफसीज, एचएफसीज, गोल्ड इज ऑल्सो डूइंग वेल टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 94,000, तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। ये रेट सेंसिटिव्स में क्रम क्या रखें इस वक्त, और मतलब आपका प्रेफर्ड क्या है इस वक्त इसमें रेट सेंसिटिव्स में? देखिए, जो बैंकिंग और एनबीएफसीज है वहाँ पे वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, और हमें लग रहा है कि काफी कुछ जो रेगुलेशन का टाइटनेस था वहाँ पे थोड़ा बहुत इजी एनवायरनमेंट बनते आ रहा है, तो वहाँ पे जरूर एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। बाकी जो रेट सेंसिटिव्स में है वहाँ पे आपको बॉटम अप एवेल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव कहलाता है जैसे कि आपका ऑटो सेक्टर हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का इतना कुछ खास व्यू नहीं बन रहा है आज के दिन में। तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच जैसा अप्रोच बेहतर रहेगा। लेकिन काफी कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स हैं जहाँ पे शायद इंटरेस्ट रेट कटने से एक कंजम्पशन बूस्ट आएगा, और आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे डिमांड स्ट्रक्चर में। तो वहां पे सब एक पॉजिटिव व्यू रखना बेहतर है। और हमें लगता है कि जो पहले 6 महीने से पहले ये व्यू आ रहा था कि शायद इस इंटरेस्ट रेट साइकिल एक शैलो इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगा, करीब 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आप डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखते हैं बहुत काबू में है, और जैसे क्रूड का करेक्शन हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, तो उससे ये भी लगता है कि शायद आगे जाके भी इन्फ्लेशन अच्छा खासा कंट्रोल में रहेगा, और आरबीआई का जो एक इंटेंडेड लेवल है उसके आसपास में या उसके नीचे रहेगा। तो अगर वैसा है तो आपको यहाँ से भी और 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लगता है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पे धीरे धीरे फोकस बढ़ाना बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव रहना बेहतर।
ओके अच्छा, ये क्योंकि सिंस रेट्स अब अगर डिक्लाइनिंग ट्रेड में है और पास ऑन भी बैंक्स और एनबीएफसी जल्दी कर रही हैं, तो इसमें आप रियल स्टेट जहाँ पे काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ, या फिर रेट सेंसिटिव में ही ऑटो जहाँ पे काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज हुआ, अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज होते हैं रेट कट पास ऑन के बाद, उनमें आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या है? देखिए, एक हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है वो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है वहाँ पे, और उसके जो बेनिफिशियरीज हैं रियल एस्टेट और उसके एंसिलरी जो भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी इसका डिमांड का फर्क पड़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है पिछले 6 महीने में, तो जरूर बॉटम अप एवेल्यूएशन करना चाहिए और कुछ स्टॉक्स वहाँ पे देखने चाहिए। और उसके अलावा जनरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, और वहाँ पे भी आपको बॉटम अप एवेल्यूएशन करके जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे वैल्यूएशन इतना कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा खासा लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ पे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा हर्षा जी, थोड़ा सा सबके पोर्टफोलियो में जैसे कि आपने कहा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन सबको थोड़ा थोड़ा वेटेज देना चाहिए, ये कमोडिटीज़ में आपका व्यू क्या है इस वक्त? चाहे वो मेटल्स हो, फेरस नॉन फेरस दोनों ग्रुप, केमिकल्स आर डूइंग वेल, केमिकल्स में लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स भी ठीक ठाक थे, फॉर इंस्टेंस एसआरएफ, यूपीएल एंड नवीन फ्लोरिन। केमिकल, मेटल्स, सीमेंट, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? यहाँ पे प्रेफरेंस किसको ज़्यादा दे रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, केमिकल्स तो करीब करीब 1.5-2 साल तक इंडस्ट्री में डीस्टॉकिंग देखने को मिला, और चाइनीज का जो कंपटीशन था वो बहुत भारी पड़ा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और वो सिचुएशन काफी कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और हमें लगता है कि इस साल से, यानी कि 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था जो हो चुका है, वहां से लेके अभी एक तरफ से मार्जिन्स में रिकवरी दिखाई देगा, और एक अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है, क्योंकि बाकी सब सेगमेंट्स में शायद इतना बड़ा बेनिफिट ना मिले, लेकिन केमिकल्स में यूजुअली जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है वो चाइनीज एक्सपोर्ट से कॉम्पीट करते हैं, और चाइनीज का जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो बहुत हाई लेवल्स पे है, तो रिलेटिवली एक अच्छा खासा सिचुएशन उभर कर आया है केमिकल्स के लिए। तो यहाँ से जरूर, और जैसे मैंने बोला, पिछले 1.5-2 साल से सेक्टर में कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं था, तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल पैसा भी नहीं गया है, तो एक तरफ से सेफ भी कहला सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ओवरवेट एक्सपोजर देखना चाहिए। सीमेंट तो कम्प्लीटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ही कम ग्लोबल लिंकेजेस हैं, सिर्फ जो रॉ मटेरियल प्राइस या फ्यूल प्राइसेस को लेके थोड़ा बहुत ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी जो भी प्रोडक्शन है, यूसेज है, सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट में ही होता है। तो उस हिसाब से एक सेफ सेक्टर है, टैरिफ्स का या फॉरेन करेंसी का इतना कुछ लिंकेजेस नहीं है, ग्लोबल लिंकेजेस नहीं है, तो जरूर वहाँ पे भी एक अच्छा पोजीशन होना चाहिए। बाकी आ गया जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स, वहां पे अभी भी बहुत सारा मूविंग पार्ट्स हैं। ग्लोबल ग्रोथ डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट होने का नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मेटल प्राइसिंग बहुत अच्छा होना बहुत मुश्किल है फंडामेंटल तरीके से। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, जब भी डॉलर इंडेक्स करेक्ट होता है वो मेटल प्राइसेस से इन्वर्सली कोरिलेटेड है, और मेटल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो फाइनली ये इक्वेशन कहाँ पे जाके सेटल होगा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मटेरियल्स में पोजीशन बनाना है, केमिकल्स और सीमेंट बेहतर है ग्लोबल मेटल सेक्टर से, क्योंकि ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है वहाँ पे, और वैल्यूएशन का भी एक सपोर्ट है, तो ज्यादातर केमिकल्स और सीमेंट में पोजीशन बनाना बेहतर है। अच्छा हर्षा जी, का आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ आपसे, आईटी में फाइनली आप लोगों ने क्या कॉल ली? आप लोगों ने टीसीएस के नंबर्स को देखा, और फरवरी मार्च में जो प्राइस डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ दिस, आई थिंक एस्केलेटिंग टैरिफ वॉर, उसने प्राइस डैमेज सिवियर था वो, आई थिंक शायद मेरे ख्याल से अर्निंग्स के डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ साथ जो प्राइस डैमेज पॉसिबल था वो उससे पहले ही हो चुका है। अभी क्या आईटी में कुछ आप लोगों ने ऐड किया है, या फिर लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में व्यू क्या बना रहे हैं इस प्राइस पे आप? देखिए, कुछ खास पोजीशन चेंज तो नहीं किए हैं, प्राइस डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है, और वैल्यूएशन अभी शायद लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के बराबर आ चुका है काफी सारे स्टॉक्स में, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। लेकिन अभी भी एक तरफ से एक
फियर बना हुआ है, जो है कि क्या यूएस ग्रोथ इतना इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे रिसेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देंगे। अगर वो ऐसा होता है या एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं तो फिर आईटी सेक्टर के जो बिजनेस मोमेंटम है वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें लगता है कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में काफी कुछ कंपनीज का, आईटी कंपनीज का गाइडेंस भी आ जाएगा, एक तरफ से मैनेजमेंट कमेंट्री पता चल जाएगा, और तब तक शायद टैरिफ्स का भी एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो सकता है। तो वहां पे अगर यही वैल्यूएशंस पे मिलते हैं और आपको लगता है कि यूएस ग्रोथ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंटिन्यू होगा, तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो वैल्यूएशन का एक कंफर्ट है और काफी कुछ डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन अभी शायद बढ़ाने से ये रहेगा कि थोड़ा जल्दी ना हो जाए और शायद आपको वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाए अगर सीरियसली यूएस ग्रोथ इम्पैक्ट होता है। तो हमारे व्यू से थोड़ा सा अंडरवेट या इक्वल वेट रखना आज के दिन में बेहतर है। जैसे जैसे क्लैरिटी मिलेगा आपको ओवरवेट एक्सपोजर बनाने के लिए समय मिलेगा। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस डे। और इस बीच मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से स्लिप हुए हैं, इट्स 23,322, तो वो जो 400 का जोन है एंड मोर स्पेशली दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो थोड़ा सा अगर आप देखें दिक्कत का सबब अभी बना हुआ है। ओके, एक दो स्टॉक्स यहाँ पे स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे करेंगे बातचीत। कुछ देर में हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। एक बार क्या ये एसबीआई कार्ड, सुबह सुबह हमने बात की थी इस पर, लुक एट एसबीआई कार्ड्स नाउ, क्या मूव आ रहा है डे हाई पर, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। रचना जी, एसबीआई कार्ड्स ये एक मल्टी आई थिंक मतलब फ्लैग का तो ब्रेकआउट है ही, अब क्या ये जो स्विंग हाइस थे 936 के जून 2023 के, क्या ये उस तरफ जा रहा है? क्या आपका व्यू एसबीआई कार्ड्स पे क्या बन रहा है इस वक्त? जी, ये काउंटर 910 एंड इवन 950 की तरफ जा जरूर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है इवन ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स। फ्रेश एंट्री के लिए इवन दो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि थोड़ा पुल बैक पे एंट्री करे, अगर कोई फ्रेश एंट्री करने को सोच रहा है तो। फिलहाल हम 890 के आसपास बैठे हुए हैं, अगर हमें यहाँ पे 860 870 के आसपास कहीं आने वाले रेड डेज में एंट्री मिले तो दैट विल बी अ सेफर एंट्री फॉर अ टारगेट ऑफ 900 पहले और 930 एंड 950 उसके बाद डिप पे बाइंग कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे क्लियर है। जी, डिप पे कंसिडर कीजिएगा। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें आज आईसीआईसीआई अप्रूव, खैर चलिए अब थोड़ा सा हम चर्चा को यहाँ से थोड़ा डेविएट करते हैं, चलते हैं आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएफओ श्री गोपाल बालचंद्रन साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो मुझे थोड़ा सा इस क्वार्टर की हाइलाइट्स पे सर फोकस करना है आपके साथ। आपके अनुसार क्या महत्वपूर्ण रहा है इस क्वार्टर में, जो कि आपके लिए ये थोड़ा सा मतलब जिसने इम्पैक्ट डाला स्पेशली प्रॉफिट के फिगर्स पे, कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस क्वार्टर के? इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है तकरीबन सिंगल डिजिट नंबर रही, अराउंड 6%। उसके कंटेक्स्ट पे अगर आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ देखी होगी, वी हैव बीन एट अबाउट 8.2%। तो यही हमने कहा था कि रिलेटिव टू द इंडस्ट्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो ग्रोथ रहेगी वी विल हैव एन आउट परफॉर्मेंस। एंड साल के एंड में आई थिंक वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ सस्टेन दैट इन सो फार एज द आउटकम इज कंसर्न्ड, सो फार एज प्रीमियम्स आर कंसर्न्ड और रेवेन्यूज आर कंसर्न्ड। एंड सेम थिंग अगर आपने देखी होगी इन सो फार एज कंबाइंड रेशियो की जब बात आती है, हमने हर साल में वी हैव बीन शोइंग साइंस ऑफ डिक्रीज। ईयर ऑन ईयर में हमारी कंबाइंड रेशियो की जो ट्रेजेक्टरी रही है, इट हैज बीन सीइंग अ डिक्लाइन। 2 साल पहले हमारी कंबाइंड रेशियो तकरीबन थी अराउंड 105, फिर 104। लास्ट ईयर की जो कंबाइंड रही दैट वाज अबाउट 103.3। अगर आपने FY25 की कंबाइंड रेशियो देखी होगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, वो 102.8% है। तो क्लियरली हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो मैंने कहा कि टू ड्राइव प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, उसी पर हम लार्जली फोकस करते रहे। एंड हेंस जो आउटकम रही इन सो फार एज कंबाइंड इज कंसर्न, अगेन दैट हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड द थर्ड, तीसरी बात जो हम हमेशा मार्केट को कहते आ रहे हैं कि हमारी जो रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ब्रॉडली जो रेंज हमने बात की थी इज बिटवीन 16% से 18% के बीच पे। अगर आपने देखा होगा हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी रही फॉर ए फुल ईयर बेसिस, दैट्स बीन रफली एट अबाउट 19%, 19% के आसपास। अच्छा, लेकिन मैं देखा था सर कि अगर मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं, आपके कंबाइंड रेशियो में एक इम्प्रूवमेंट है
बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी इस काउंटर की डाउन है। कोई वन ऑफ आइटम था क्या सर आपके इस बार के नंबर्स में? हमारी कैपिटल गेन्स की जो आउटकम रहेगी इट विल बी सिग्निफिकेंटली सिक्लिकल। एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर मे नॉट बी नेसेसरली कंपेरेबल एंड दैट्स हेंस हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो नंबर्स को देखने की तरीका है, यू हैव टू ऑलवेज लुक एट इट मोर ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस एज कंपेयर्ड टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो दैट्स द रीजन व्हाई आपको जो प्रॉफिट का जो नंबर दिखता है दैट इज रिलेटिवली लोअर इन Q4 कंपेयर्ड टू ऑन अ फुल ईयर बेसिस। बट आपकी जो पॉइंट है ऑन कंबाइंड रेशियो, अगेन टू एड्रेस दैट, Q4 ऑफ दिस ईयर की जो कंबाइंड थी ऑन अ रिपोर्टेड बेसिस इज 102.5। द सेम नंबर इन Q4 ऑफ लास्ट ईयर वाज 102.3। पर अगर आपको याद होगा जो पिछले क्वार्टर में भी मैंने कहा था कि रेगुलेटर ने इस साल में इफेक्टिव October 1 पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उन्होंने एक चेंज लाई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बेचती है उसकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन फिलॉसफी जो रहेगी विल बी ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो उस चेंज के दौरान अगर आपने जो देखा होगा जो हमारी कंबाइंड जो 102.5 है ऑन अ सेम टू सेम बेसिस में अगर कंपेयर करना होगा तो दैट नंबर विल एक्चुअली बी एट 102.1। So actually there's an improvement even if you look at it Q4 to Q4 and hence again whether you look at Q4 or whether you look at it on a full year basis, जैसे मैंने कहा हमारी जो trajectory है in terms of improvement in combined, that's something that we are very very confident of. अच्छा सर, जैसे कि आपने इस इंट्रोडक्शन में ही कहा कि now you are using AI and technology for I think product distribution, क्या इम्पैक्ट पड़ा है थोड़ा सा उसको हमारे साथ आप शेयर करेंगे? और क्या जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से थे उससे क्या ये बेहतर हो पाया है? आई मीन मतलब जो डिजिटल आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो क्या अब थोड़ा सा एज पकड़ रहा है इसके चलते? सो अगर आप देखें डिफरेंट सेगमेंट्स में इसकी काफी काम आती है। सो लेट्स टेक हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ की बात करें तो जब क्लेम आती है सबसे पहला पॉइंट जो कस्टमर का रहता है इज टू गेट दी ऑथराइजेशन अप्रूवल फ्रॉम द हॉस्पिटल्स फास्टर। जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहां पर भी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि हमारी जो अप्रूवल प्रोसेस रहती है फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट। एंड वहां पर अगर आप देखें अगेन फ्रॉम एन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टैंड पॉइंट फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जिसकी हम अप्रूवल देते हैं, इनफैक्ट द टाइम दैट वी टेक टू गिव एन ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इज लेस देन 90 सेकेंड्स। सो हेंस वहां पर भी हम काफी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लॉट ऑफ AI/ML is what we kind of apply and ताकि again जो हम कस्टमर की जो एक्सपीरियंस की बात करें that is what we want to kind of create and इसकी जो फीडबैक रही है is again reflective in the net promoter scores जो कस्टमर देती है in terms of their experience of our service। अगर आपने देखा होगा हेल्थ में हो या मोटर में हमारी NPS scores have been very very high। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए इस पूरी बातचीत के लिए मिस्टर गोपाल बालचंद्रन से खास बातचीत हो रही थी नंबर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी हायर लेवल से थोड़ा सा खिसकता हुआ और वो टिपिकल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दो सेशन से एक जनाब ट्विटर पे बहुत देर से मुझसे पूछ रहे हैं कि 200 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। जनाब आप पहले पढ़िए तहजीब से कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, फिर बात करिएगा। 200 डे में अलाइंड है 23,380 पे, 100 डे में अलाइंड है 23,360 पे और एग्जैक्टली वही आज का हाई है। तो 2 दिन हो गए हम 200 डे में पर आके रेस्ट लेते हुए। मार्केट्स एट डे लो। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक छोटे से अंतराल के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और श्रेया के साथ कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा अपना प्रश्न एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।